हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ एक नई अलग ही समस्या को लेकर। आजकल हमारे देश में यूपी के साथ साथ में 5 राज्यों के चुनाव हैं। हर राज्य में ये सत्ता का संघर्ष हमेशा हमारे यहाँ चलता रहता है। यानी कि संघर्ष नहीं, आप इसको लड़ाई झगड़े के रूप में आप न लें। यानी कि एक पवित्र उत्सव जो हमारे देश में हमेशा रहता है, यानी कि चुनाव अभी चल रहा है। ऐसा कहा जाता है कि हमारे देश में जो चुनाव है वो एक राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाया जाता है। हमारे देश के कोई ना कोई राज्य में हमेशा से जो है चुनाव होते रहते हैं। अभी ये 5 राज्यों में है, लेकिन आप लोगों को पता है कि ये जो है चुनाव में कहीं 60% वोटिंग होती है, कहीं 70% होती है, कहीं 75% होती है। तो इसका अर्थ ये है कि लगभग हमारा जो है 25 से 30% के आसपास जो नागरिक हैं वो जो है वोट नहीं देते हैं। यानी कि वोटिंग में उनका कोई सहयोग नहीं है। यानी आप कह सकते हैं कि नई सरकार को बनाने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। हमारे देश में हर नागरिक को ये वोट करने का अधिकार है, यानी अपना कोई भी प्रतिनिधि वो चुनने का अधिकार है। लेकिन हमारे यहाँ ये नॉर्मली ये देखा जाता है कि आधी आबादी, लगभग 60% के आसपास का पोलिंग यदि हम मान लें, तो 40% के आसपास लोग जो है वो ये वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। उनसे इतना जानने का अधिकार तो आपको भी है, मुझे भी है, कि वो लोग इस देश के नागरिक हैं भी या नहीं। यानी वोट डालने का एक नागरिक को जो अधिकार है हमारे यहाँ, यही तो एक जो है मूलभूत अधिकार है कि जिसका प्रयोग हम 5 साल में करते हैं। और बाकी अधिकार तो सब जो है किताबी हैं, कर्तव्य ज़्यादा है। यानी हम अपना एक अधिकार, इसका भी प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो ये मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वो इस तरह के जो लोग हैं जो कि वोट नहीं करते हैं, उनकी जो सरकारी सुविधाएं हैं, जैसे राशन है या कुछ भी इस तरह की चीज़ें हैं, क्यों ना बंद कर दें। आप लोग घबराइए नहीं। हम और आप सभी जो वीडियो देख रहे हैं, इस तरह के लोग हैं कि वोटिंग भी करते हैं और साथ साथ में सपोर्ट भी करते हैं। चाहे वो पार्टी आपकी कोई भी हो, आपके जो प्रतिनिधि हैं वो कोई भी हो, ये आपका अधिकार है। यानी कि एक यही अधिकार तो हमें जो है मिलता है कि हम अपना प्रतिनिधि अपनी इच्छा से हम चुन लें। लेकिन इन लोगों को जो कि वोट नहीं करते हैं, उनसे ये मेरी जो है प्रार्थना है कि वो अब की बार चुनाव में जाए, अपना वोट अधिकार का प्रयोग करें। आपकी जानकारी के लिए, शायद आपको पता ना हो, मैं ये बता दूं कि ये जो मतदान की प्रक्रिया हमारे देश में होती है ये गोपनीय होती है। यानी आप जिसे भी वोट देंगे वो जो है किसी को पता नहीं चलता है कि जब तक आप खुद ना बताएं। यानी कि आवेश में आके खुद बता देते हैं कि हमने उसको वोट दिया, हम उसके सपोर्टर हैं, कि जब तक आप नहीं बताते हैं तो कोई डरने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। आप किसी को भी वोट दे सकते हैं, लेकिन कम से कम आप वोट दें। यानी अपना जो अधिकार है आप उसको इस्तेमाल करें। आपको मैं ये बता दूं कि मैं इस टाइप के वीडियो में नहीं बनाता हूं। यानी कि राजनीति जो है मेरा विषय नहीं है। मैं एक साधारण सा एक नागरिक हूं, और जो मेरी बैकग्राउंड रही, मैं साइंस का विद्यार्थी हूं। यानी कि राजनीति में कभी इंटरेस्ट वो मुझे नहीं रहा। लेकिन एक बात तो मैं मानता हूं कि जब से मुझे वोट डालने का, हमारे संविधान के अनुसार हम जब से भी ये वोट डालने के लायक हुए हैं, यानी उम्र हुई है, उस टाइम से आज तक मैं अपने ये वोट का प्रयोग मैं करता रहा हूँ हर चुनाव में। आपको भी करना चाहिए। हालांकि मुझे अधिकार नहीं है, लेकिन मैं फिर भी
थोड़ा सा आप लोगों से ये पूछना मैं चाहता हूँ कि हमारा जो ये अधिकार है वोट डालने का, ये हमारे ये लोकतंत्र की नींव है। यानी ये लोकतंत्र में क्या होता है कि हमारी जो सरकार होती है वो हमारी अपने द्वारा जो चुने गए हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं, यानी हमारा ही शासन हमारे लिए होता है। तो हमारा जो प्रतिनिधि है उसका जो हम चुनाव जो करते हैं तो किस आधार पे करते हैं? शासन में भेजते हैं, विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा जो प्रतिनिधि है वो हमारी समस्या को हल करने के बजाय ये 5 साल के लिए हमारी ही समस्या बन जाए। यानी कि हमने उसको वोट दिया, वो जीत गया और हम उसको फिर 5 साल तक ढूंढते फिरे। तो यही हमारी एक समस्या बन गई कि हो सकता है कि आप यही वजह से वोट आप जो है ना करते हो। यदि आप सही समझ से, सही सोच से और बड़ी सोच से अपने प्रतिनिधि का चुनाव आप करते हैं तो आपकी ये व्यक्तिगत समस्या हल हो ना हो, लेकिन हाँ एक बड़े क्षेत्र की, एक बड़ी जो जनसंख्या की समस्याओं का निराकरण जरूर होता है। यानी कि आप इस तरह से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि हमारा एक जो विधायक होता है वो जो है लाखों लोगों का प्रतिनिधि होता है और हमारा जो सांसद होता है वो कई लाख, यानी पूरी एक जो लोकसभा सीट है उसमें कई ये लाखों में जो है वोटर्स होते हैं और उन सबका प्रतिनिधि वो होता है। हमारे जो विधायक होते हैं वो हमारी असेंबली में जाके बैठते हैं और वहाँ हमारी जो समस्याओं को रखते हैं और उनका जो समाधान भी कराते हैं। सेम यही चीज़ है, हमारे जो सांसद हैं वो देश की हमारी जो सबसे बड़ी पंचायत है, यानी कि संसद में हमारे क्षेत्र की समस्याएं और हमारे मेन हमारा जो मुद्दा होना चाहिए हमारे देश की समस्याओं को हल करने में हमारे देश के एक एक व्यक्ति की जो भागीदारी होनी चाहिए, वो हमारा वो प्रतिनिधि जो हमने वहाँ भेजा हुआ है वो हमारे ही रूप में वहाँ रहे और वो देश के लिए हमारी तरफ से हमारी भावनाओं को उस फैसले में शामिल करे। बात करते हैं इलेक्शन की। कई बार मैं ये सोचता हूँ कि हमारे देश में जो नेता हैं, यानी हमारे जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो सभी बहुत अमीर होते हैं। यानी कई बार इस तरह की चीज़ें आती हैं दिमाग में कि देश गरीब है, यहाँ का वोटर गरीब है, यहाँ की जनता गरीब है, लेकिन जो नेता होते हैं वो अमीर होते हैं। इसके लिए कुछ हद तक हम ही दोषी हैं, मैं और आप। एक साधारण सा उदाहरण आप ले लीजिए कि गांव का जब चुनाव होता है, प्रधानी का चुनाव होता है, तो उसमें कहीं कहीं तो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, यानी कि 20-30 लाख और करोड़ों तक भी खर्च हो जाते हैं। क्या एक गरीब के पास में 1 करोड़ रुपया होगा? यानी गांव की प्रधानी या सरपंच का चुनाव जो लड़ने के लिए भी एक करोड़पति की जरूरत है, तो विधायक या सांसद का चुनाव एक गरीब आदमी की बस की बात नहीं है। यही कारण है कि हमारे देश में नेता बनने के लिए अमीरी बहुत जरूरी है, यानी कि आर्थिक रूप से मजबूत एक हमारा जो कैंडिडेट होता है वही जो है बड़े बड़े इलेक्शंस में यानी प्रतिनिधित्व वही करता है। ये ऐसी हमारी सोच है, क्योंकि आजकल के चुनाव के जो खर्च हैं वो एक गरीब आदमी की लिमिट से बाहर है। इतने सालों से चुनाव में वोटिंग हम लोग कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। कोई भी प्रतिनिधि का चुनाव हम करते समय हमारी जो मेंटालिटी होती है वो क्या होती है आपका मुझे नहीं पता, आप अपनी वोट देने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन मैं क्या सोच के, यानी कि जब मैं वोटिंग के लिए जाता हूँ तो क्या सोचता हूँ।
हमेशा से कुछ ना कुछ बातें जो है मेरे दिमाग में चलती रहती है कि हम कौन से ये प्रतिनिधि या कौन सी पार्टी को हम वोट करें और क्यों करें। तो उसके लिए कोई ना कोई रीज़न होना चाहिए। आप लोगों को पता है कि हमारा देश, अखंड भारत, हमेशा विखंडित रहा। कभी धर्म के नाम पर, कभी जातियों के नाम पर। आप लोगों को उदाहरण के साथ में समझाऊंगा मैं कि किस तरह से आदमी को सोचना चाहिए, किस तरह से एक वोटर के पास ये 5 साल में केवल एक ये अवसर आता है कि वो अपने क्षेत्र के लिए, अपने वो देश के लिए एक इस तरह का प्रतिनिधि का चुनाव वो करे कि ये देश, हमारा क्षेत्र, हमारा एक राज्य आगे बढ़े। आप इस चीज़ को मान सकते हैं कि धर्म के नाम पर हम कभी भी एकजुट नहीं रहे। यानी कहीं ना कहीं ये धर्म की जो दीवारें हैं हमारे देश में रही, और अब ये विशेष रूप से हमारे यहाँ जो है जातियों की दीवारें, अगर मैं कहूँ कि हम कभी भी अखंड रहे ही नहीं। जितने भी जो है विकसित देश हैं, आप उनकी व्यवस्था देखिए, वहाँ ना जाति है, ना धर्म है, और होने के लिए सब कुछ है, लेकिन सभी के लिए एक चीज जो कॉमन है, और वो है अपना देश। यानी उनकी जो जाति कुछ है, उनका जो धर्म अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन देश सबसे ऊपर होता है। यानी उनके लिए हर फैसला जो देश के हित में होता है। इसीलिए वे आज जो है विकसित राष्ट्र यानी कि बन पाए हैं। हमारे यहाँ भारत में क्या ट्रेंड है एक आम नागरिक का, या आप इसको कहीं भी आप यूज कर सकते हैं। हमारे यहाँ ट्रेंड ये है कि सबसे पहले मैं, उसके बाद यानी कि मेरा जब पेट भर जाता है तो उसके बाद मैं, मेरा घर यानी घर के बाकी के और सदस्य, उसके बाद थोड़ा सा बाहर हम निकलेंगे तो मेरा जो है कुटुंब यानी कि कुणबा, उससे थोड़ा बाहर निकलेंगे तो मेरी जाति, उसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं। और जब हम सोच लेते हैं कि जाति के लीडर हम बन गए, तो उसके बाद थोड़ा बहुत हमारे जो उस समय तक के जो पाप होंगे, क्योंकि जब बड़ा बनने के लिए कुछ ना कुछ तो गलत होगा, तो उन पापों को पुण्य में बदलने के लिए थोड़ा बहुत हम दान भी करते हैं, यानी कि धर्म की ओर भी लेते हैं। तो थोड़ा सा जाति के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो धर्म की बात करते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि मैं और मेरा घर यानी मेरी जाति और मेरा धर्म, इन सब चीज़ों में देश तो कहीं है ही नहीं। यानी हमारी जो सोच है वो देश तक नहीं जाती है। यानी हम ये सोचें कि मैं अगर एक शब्द भी बोलूं, मैं अगर कुछ भी करूं, तो इससे जो है मेरे देश पे क्या फर्क पड़ेगा, यानी कि ये मेरे देश के लिए उपयोगी है, यूजफुल है या नहीं है। इस तरह की सोच हमारी नहीं रही है। आप क्या सोचते हैं कि ये बीमारी अभी से पैदा हुई है? नहीं नहीं, ये बीमारी अब तो बहुत ओल्ड है, पुरानी बीमारी है। हम देश के बारे में कभी सोच ही नहीं पाए। सैकड़ों सालों तक हम गुलाम रहे। ये धर्म की जंजीरों में, जातियों की दीवारों में हम इस तरह से बटे रहे कि ये देश सैकड़ों सालों तक गुलाम रहा। शायद आप भी इस बात से सहमत होंगे कि हमारी जो गुलामी का यही कारण था कि हम कभी अखंड हो ही नहीं पाए, और आज भी वही स्थिति है। यानी कि सबूत आपके सामने है। देश में पाकिस्तान बना और बांग्लादेश बना, अखंड भारत का हिस्सा अफगानिस्तान भी था। यानी कि अफगानिस्तान की हिस्ट्री को इतना ज़्यादा जो है मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश तो आप लोगों के सामने ही बने हैं। और वो धर्म के आधार पर जब हम एकजुट नहीं हो पाए, अखंड नहीं हो पाए, तो ही बने हैं। हम ऐसे ही जातियों में बटे रहेंगे
तो कल्पना कीजिए कि आने वाला हमारा जो भविष्य है वो कैसा होगा। आप देखिए, ये जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, फ्रांस है, और भी बड़े बड़े देश हैं जो कि विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं, यानी कि महाशक्तियाँ हैं। उनकी जो सामाजिक व्यवस्था है, यदि आप उनके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश आप करेंगे तो आपको यही मालूम होगा कि उनकी इतनी बड़ी जो शक्तियाँ हैं, महाशक्तियाँ हैं, यानी इतना अच्छी अर्थव्यवस्था है, उसके मूल में क्या है, यानी कि वहाँ जो है जड़, जो रूट कहाँ से निकलती है उसकी। तो आप जब उसके ये बारे में डिटेल से आप पढ़ेंगे कि ये विकसित देश जैसे कि ब्रिटेन है, जापान, यानी कि कनाडा, ये सब इतने खुशहाल क्यों हैं, तो उनमें सबसे एक खास बात आप लोगों को पता लगेगी कि वहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें केवल 2 ही पार्टियां हैं। अब जैसे अमेरिका का एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि वहाँ पे एक पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी और दूसरी है डेमोक्रेटिक पार्टी। एक पार्टी की जो गवर्नमेंट होती है तो दूसरी पार्टी जो है एक मजबूत स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के रूप में, एक जो विपक्ष के रूप में हमेशा से खड़ी रहती है, यानी केवल 2 पार्टियां हैं। ज़्यादा वहाँ डिस्टर्बेंस नहीं है, यानी कि अच्छी सरकार को चलाने के लिए एक बहुत अच्छा सा एक मजबूत जो विपक्ष भी होना चाहिए, और देश को चलाने के लिए ये जो 2 पार्टी सिस्टम है यही होना चाहिए। ये मैं अपने आप से अपने जो दिमाग से मैं नहीं बता रहा, उदाहरण है। इतने ये जो विकसित देश हैं जो मैंने बताए अभी, या आप कहीं भी गूगल पे सर्च कर लीजिए, जितने भी विकसित देश हैं उनमें राजनीतिक पार्टियां बहुत कम हैं। ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं इनमें जब इस तरह से मजबूत जो है विपक्ष होता है तो सरकार में जो पार्टियां होती हैं उनको भी डर होता है, उनके लिए एक जवाबदेही होती है, यानी कि वही प्रेशर से वो देश हित के काम करते हैं और उनका जो देश है वो आगे बढ़ता चला जाता है। अब अमेरिका का उदाहरण आप ले लीजिए, यहाँ का तो सिस्टम ही अलग है, यानी ये वर्ल्ड की सुपर जो पावर है वो ऐसे ही वो नहीं बनी है, यानी वहाँ तो कोई भी पार्टी अगर सत्ता में रहती है तो उनकी जो आर्थिक या जो विदेश नीति है उसमें कोई ये ज़्यादा बदलाव नहीं होता है। उनमें अमेरिकन फर्स्ट होते हैं, यानी कि अमेरिका का हित सबसे ऊपर होता है। कोई भी देश के साथ उनका कोई भी संबंध हो तो उस संबंध में वो अपने जो देश का हित सबसे ऊपर रखते हैं, यही है। अब चाइना को ले लीजिए, हमारे जो पड़ोस में ही चीन है, वहाँ तो केवल एक ही पार्टी है, एक ही पार्टी की सत्ता है। इतनी, यानी कि ये वर्ल्ड में सबसे अधिक वहाँ की जनसंख्या होते हुए भी, और चीन इतनी बड़ी जो शक्ति बना हुआ है कि अमेरिका को एक तरह से वो टक्कर दे रहा है। एक समय था, यानी कि आप कह सकते हैं कि 1980 से 90 के आसपास भी, 1990 के आसपास तक जो चीन है उसकी अर्थव्यवस्था और हमारी अर्थव्यवस्था लगभग एक जैसी थी। उसके बाद ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या चेंज आया है चाइना में कि वो इस समय पे वो अमेरिका को टक्कर दे रहा है और भारत आज उससे बहुत पीछे है। यही सच है। अब कहने के लिए मैं देशभक्त हूँ, मैं कहूँगा नहीं मेरा भारत तो चाइना से आगे है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच यही है कि चाइना हमसे आज बहुत क्षेत्रों में आगे है। लेकिन ऐसा हुआ कैसे? इतना तो आप मानेंगे कि कभी ना कभी ये सभी देश उसी स्थिति में थे जहां आज हम हैं, लेकिन वो इस स्थिति से बाहर आए और आज वो जो है महाशक्ति बने हुए हैं। तो कुछ तो कारण है। ये लोग, ये देश इतने अमीर क्यों हैं, यानी ये देश महाशक्ति क्यों माने जाते हैं, इसका एक कारण जो है मेरी समझ में आता है कि इनमें कहीं ना कहीं ये भावना रहती है कि हम
एक देश है, यानी हर व्यक्ति ये सोचता है शायद, क्योंकि मैं कभी इन देशों में नहीं गया हूँ, लेकिन मैं ये कारण को ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि वो लोग इतने जो मजबूत क्यों हैं, यानी वे देश इतने शक्तिशाली क्यों बने, उनकी अर्थव्यवस्था आज उस स्थिति में क्यों है। तो मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं उनमें, हर व्यक्ति में ये भावना है कि हम एक व्यक्ति नहीं, हम एक देश हैं, यानी हम अखंड है। हमारे देश में आप भी जानते हैं 1000 जातियाँ हैं, तो अलग अलग जाति के 1000 हमारे जो संगठन बने हुए हैं। जाति के नाम पर यानी धर्म के आधार पर सैकड़ों क्षेत्रीय यानी राजनीतिक पार्टियां हैं। हर दल के नेताओं का काम है आपकी यानी उन जातियों के लोगों को ये बड़े बड़े जो सपने दिखाओ, और ऊपर से यानी कि अपने जो साथ में भीड़ इकट्ठी करो और ऊपर से मलाई खाओ। यानी आप इस चीज़ को मानते होंगे, सहमत होंगे आप, कि जिसके पीछे जो है जितनी भीड़ होगी वो उतना ही बड़ा नेता। आप देख रहे हैं चुनाव में कि ये किस तरह का गठजोड़ इस टाइम पे चल रहा है। यानी कि हंसी आती है उन लोगों पर जो 5 साल तक किसी एक पार्टी की सरकार में रहे और अब चुनाव का टाइम आया तो भाग लिए। यानी कि ये 5 साल तक जो कुछ हाथ लगा वो ठीक है, लेकिन हाँ ज़्यादा नहीं मिला तो यहाँ अब छोड़ देना बेहतर है। अब इस तरह की पार्टी में जाके शामिल हो गए कि जहाँ से फिर से मंत्री पद मिलेगा और वहाँ से फिर कुछ मोटा, यानी आप लोग समझ रहे हैं कि ये जो भागम भाग चल रही है फिलहाल अभी, उनका बहाना क्या है कि हम जिस पार्टी में रहे यानी 5 साल तक रहे, वहाँ मंत्री रहे, उनका ये भागने का बहाना ये है कि हमें यहाँ सम्मान नहीं मिला। वो अब सीधे सीधे वो ये इस तरह तो कह नहीं सकते कि जितना हम मोटा सोच के आए थे उतना मोटा माल नहीं मिला। जब यहाँ 5 साल तक मंत्री रहे और कैसा सम्मान चाहिए। तो कुछ नेता सम्मान के लिए भाग रहे हैं, किसी मंत्री जी को बेटे के लिए टिकट चाहिए तो किसी को बहू के लिए टिकट चाहिए, किसी को बेटी को मंत्री बनाना है। आप सोच रहे हैं कि ये जो नेता हैं, आप ये जो समझ रहे हैं कि ये आपके नेता हैं, आपके ये जो है दुख दूर करेंगे। बड़े ये बोले हैं आप और हम, यानी कि हम जो आम जनता हैं, आम जनता नहीं है हम तो प्रजा हैं कि ये सब राजा हैं। हमारे दम पर ही ये बड़ी बड़ी ये पार्टियों को दबाव में लेकर ये राजनीति करते हैं, क्योंकि जब तक ये जातियों की बीमारी ये खत्म नहीं होती, ये क्षेत्रीय दल और उनके ये जो नेता हैं ये देश की बात सोच ही नहीं सकते। यानी कि हमारे बारे में सोचने का इनके पास फुर्सत नहीं है, तो ये देश के बारे में क्या सोचेंगे। इनको तो बहू के लिए इलेक्शन में टिकट चाहिए, इनको बेटे को मंत्री पद चाहिए, और आप लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आपकी ये झोपड़ी को महल बनाएंगे, ये आपके लिए बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब की ये जो सुविधाएं जो है जुटाएंगे। अब समझिए मैं आप लोगों को क्या कहना चाहता हूँ। आप समझदार हैं, अब अपने जो नेताजी से पूछिए। अब जो चुनाव है और आपके जो प्रतिनिधि हैं, यानी आपके जो नेता हैं, वो अब अपने महल से बाहर हैं और वो गरीब की कुटिया में यानी गरीब की झोपड़ी में आएंगे वो सर झुकाने के लिए। अब आपको वो सजदे भी करेंगे। तो ये एक अवसर है आपके लिए, क्योंकि जीतने के बाद तो वो 5 साल तक आपको मिलेंगे नहीं। अगर आपका कुछ काम, आपके ऊपर कोई आफत आती है, आपको उनसे मिलना है, तो उनसे मिलने के लिए आपको घंटों लाइन में लगना पड़ेगा। हो सकता है फिर भी उनके पास में आपसे मिलने के लिए समय ना हो, लेकिन अब तो ये 5 साल बाद ये अवसर तो आप हर आदमी को मिलता है
कि ये जो राजा लोग हैं यानी कि जिनको हम जिता के भेजते हैं, अब फिर हम गरीबों की कुटिया के दरवाजे पर ही आएंगे, अलग जगाएंगे और कहेंगे कि आप ही हमारे भगवान हैं और एक बार हमें वोट दे दो, उसके बाद 5 साल तक हम तुम्हारे भगवान, ये चलता रहेगा। यानी कि आप इस चीज़ को हमेशा से ध्यान रखिए कि अपनी समस्याएं हमें खुद ही हल करनी है। अब मान लिया अभी ये वर्तमान में जो सरकार है, ठीक है, 2 साल से हमारा जो देश या प्रदेश या ये सारी की सारी जो दुनिया है, ये एक जो है महामारी से जूझ रही है। हम लोगों के जो काम है, जो इनकम है, वो कम हो गई है। यानी कुछ लोग तो इस तरह से बेरोजगार हो गए हैं कि कहना ही मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में ये जो सरकार ने एक छोटी सी जो मदद दी है कि फ्री राशन, 1 महीने में 2 बार राशन देंगे, साथ में नमक भी देंगे और चने देंगे, और जो कुछ भी है, ठीक है, ये जो है सरकार का कर्तव्य है। उन्होंने समझा कि देश के आम आदमी को इस स्थिति में ये सहायता अगर दी जाए तो उनके लिए कुछ हेल्प हो सकती है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल हमारी जो समस्याएं हैं वो हर इंसान को खुद ही हल करनी होती है। मैं ये मानता हूँ कि सरकार का जो कर्तव्य है वो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, देश की सेना को मजबूत करना है, और सबसे मेन चीज होती है विदेशों में कोई भी देश का जो प्रतिनिधित्व है वो इस तरह से करना है कि सभी को ये महसूस हो कि हाँ, ये भारत देश है। केवल यही मुद्दे होने चाहिए हम लोगों की वोटिंग करने के। अर्थव्यवस्था में हमारा रोजगार भी आ जाता है। यानी कि आर्थिक रूप से देश को मजबूत यदि करना है तो देश को एक इस तरह की मजबूत सरकार हमें देनी चाहिए कि वो जो मजबूती से फैसले वो ले सके। ये क्षेत्रीय दल, ये जातिवादी जो संगठन, इनको वोट देके इनके 1-2 ये प्रतिनिधि होंगे और वो फिर सरकार में जाएंगे। यानी कि बहुमत नहीं होगा, ये मिली जुली जो सरकारें बनेंगी उसमें ये सौदेबाजी फिर करेंगे, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। यानी आम आदमी को या राज्य को या देश को कुछ भी नहीं मिलता, और एक पार्टी की मजबूरी होती है कि वो सरकार को चलाने के लिए, बनाने के लिए इस तरह के ये जो छोटे छोटे जो दल हैं उनके जो ये ना प्रेशर को झेलती है, और उनके ये प्रेशर को झेलने के लिए यानी जो ब्लैकमेलिंग होती है, आप लोगों को पता है सब कुछ होता है, जो उसी में ही उलझी रहती है। तो आप आने वाले टाइम पे अपना जो भी आप प्रतिनिधि का चुनाव आप करें तो बड़ा सोच समझ के करें, ये मेरी सलाह है आपको। हालांकि वोट देने के लिए आप सभी है ना स्वतंत्र हैं। आप जिनको वोट देंगे उनसे कुछ सवाल आप पूछेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये प्रतिनिधि वोट देने के लायक है या नहीं। सवाल नंबर 1 कि 75 साल हो गए, 75 ईयर्स हमारे देश को आजाद हो गए। ये देश उस समय भी गरीब था, यानी कि विकासशील देश था, और ये 75 साल बाद आज भी विकासशील देश है। ऐसा क्यों? या उनसे ये आप पूछ लीजिए छोटा सा सवाल कि हमारा ये भारत जो है विकसित देश कब तक बनेगा। आप उनसे ये पूछ लीजिए कि ये जो छापे लगते हैं इनकम टैक्स, ईडी के या फिर जीएसटी के, ये जो बड़े बड़े जो लोग हैं कि जिनके यहाँ अरबों रुपया, सोने का ढेर, हीरे जवाहरात, ये सब निकलते हैं, ये लोग कौन है? अगर हमारा देश गरीब है तो ये जो है कौन से देश के वासी हैं?
ये अपने प्रतिनिधि से पूछिए आप कि ये कौन से देश के वासी हैं। ये सब वही लोग हैं, ये वही सब अवसरवादी लोग हैं। ये जो जहां भी ये इस तरह के खजाने छुपे हुए हैं, ये सब इन दलों के ये बैंकर्स हैं। यानी अपने पास वो न रख के, एक तरह से बैंकर्स के पास में ये सब चीज़ें हैं ना रखी होती है। सब पता लग जाता है धीरे धीरे इंक्वायरी जब होती है। लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं, इंक्वायरी भी तब होगी जब कोई करना चाहे तो ना। यानी कि ठीक है, छापा लगा और आम जनता को ये बता दिया गया कि हाँ इतना पैसा है, निकला है, कहाँ से आया, क्यों आया, क्या कार्रवाई हुई। उसके बाद फिर किसी को कुछ भी पता नहीं चलता, सब जो गोलमाल हो जाता है। लेकिन हमारे लिए देश ऊपर है, सर्वोपरि होना चाहिए। अगर देश को बचाना है तो आप लोगों को देश की बात करनी पड़ेगी। यानी कि आपको देश हित के बारे में सोचना पड़ेगा। और जो भी आपका प्रतिनिधि या जो भी पार्टी आपकी या जाति की या आपकी झोपड़ी की या आपके महल की बात ना करे और जो राष्ट्र की बात करे, जो देश की बात करे, तो आप इस तरह के प्रतिनिधि को वोट आप बेफिक्र दे सकते हैं। यानी कि वो सही प्रतिनिधि होगा और इस तरह से आप अखंड भारत का सपना साकार आसानी से कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि वोट आप जरूर दें, 100% वोट करिए, ये आपका अधिकार है। और यही भारतीय एक परंपरा है और यही भारत का लोकतंत्र है। जय हिंद, जय भारत।